एक बार फैसला ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए हम हिंदी स्टडी विद में आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में उपन्यास के कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसे एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा। उन उपन्यास के प्रकारों में हमने तिलस्मी, जासूसी, अयारी प्रधान उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास आदि के बारे में चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आंचलिक उपन्यास। अगला उपन्यास जो हम पढ़ रहे हैं वो है आंचलिक उपन्यास। देखिए बेटा, आंचलिक उपन्यास क्या होता है? आंचलिक उपन्यास वो होता है जो किसी अंचल विशेष से संबंधित हो। अंचल विशेष का मतलब जो किसी क्षेत्र से संबंधित हो, और क्षेत्र वो जो अपनी कोई एक विशेषता को लिए हुए होता है। आंचलिक उपन्यास की अवधारणा फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में आई। फणीश्वर नाथ रेणु ये आंचलिक उपन्यास के ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने आंचलिक उपन्यासों को प्रसिद्धि दिलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रेणु हिंदी में विशिष्ट तरह के कथाकार हैं। उनके उपन्यासों की भावना पर छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं की भावना का बहुत प्रभाव है। सुमित्रा नंदन पंत, आप लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप लोगों ने आधुनिक काल को पढ़ा था तो आधुनिक काल के तीसरे वाद के रूप में हमने छायावाद को पढ़ा है, और उसी छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत की जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं का प्रभाव फणीश्वर नाथ रेणु पर पड़ा है, और इसी प्रभाव को इन्होंने अपने आंचलिक उपन्यासों में दिखाया है। और यह प्रभाव मैला आंचल की भाषा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शीर्षक मैला आंचल ही पंत की कविता भारत माता ग्रामवासिनी से लिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता है भारत माता ग्रामवासिनी, और मैला आंचल जो शीर्षक है वो इसी कविता से लिया गया है, जिसमें वे भारत माता का धूल भरा मैला सा आंचल कहते हैं। मैला आंचल एक और उपन्यास के परंपरागत ढांचे को तोड़ता है तो दूसरी ओर उपन्यास को एक नया आयाम प्रदान करता है। यह उपन्यास इस रूप में विशिष्ट है कि यह एक अंचल विशेष के समग्र जीवन को चित्रित करता है। मैंने आपको ऊपर बताया है ना, एक क्षेत्र विशेष के जीवन को जो परिभाषित करे, क्षेत्र विशेष को जो स्पष्ट करे, वह होता है आंचलिक उपन्यास। यहाँ न कोई पात्र प्रमुख है, न सहायक, न कोई घटना केंद्रीय है, न सहायक। मतलब इसमें एक अंचल को ही सब कुछ माना गया है, एक क्षेत्र को ही सब कुछ माना गया है। ना तो इसमें कोई पात्र है, ना ही इसमें कोई घटना। यहाँ तो पूरे अंचल के जीवन का स्पंदन ही सब कुछ है। बिहार के पूर्णिया जिले का मैरीगंज गांव, ये जो मैला आंचल उपन्यास है उसमें बिहार का एक जिला है पूर्णिया, उसके एक गांव मैरीगंज की कहानी या उसके क्षेत्र को दिखाया है, और उसके आसपास का जीवन, प्रकृति, लोक जीवन, पर्व, उत्सव, त्योहार, गरीबी, उल्लास और गम सभी कुछ है इस उपन्यास में। इसीलिए इसे आंचलिक उपन्यास कहा है। क्यों? क्योंकि अंचल विशेष की जितनी भी विशेषताएं हैं, उस एक मैरीगंज गांव की जितनी विशेषताएं हैं वो सब कुछ इसमें दिखाई है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में केवल वही उपन्यास आते हैं जो ग्रामीण जीवन से संबंध रखते हों। ठीक है ना? अंचल विशेष का मतलब ये नहीं है कि केवल गाँवों के जीवन का ही इसमें वर्णन किया गया हो। उदय शंकर भट्ट के सागर, लहरी और मनुष्य उपन्यास को भी आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है जिसमें मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण है। देखिए, अंचल विशेष है, गांव नहीं है, मछुआरों की ज़िंदगी है। नागार्जुन के बलचनमा भी आंचलिक उपन्यास माना गया है। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का लिखा हुआ, आधा गांव राही मासूम रजा का लिखा हुआ, मुर्दा घर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की रचना, कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास आदि उपन्यासों को भी आंचलिक उपन्यासों की कोटि में ही रखा गया है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि कुछ आंचलिक उपन्यासों के बारे में बताइए या आंचलिक उपन्यासों के नाम लिखिए, तो ये सारे उपन्यास
आपको याद करने हैं उपन्यासों के नाम, जैसे कि उदय शंकर भट्ट का उपन्यास हो गया सागर लहरी और मनुष्य, पिछला तो हमने पढ़ा ही है ना, फणीश्वरनाथ रेणुका मैला आंचल। उसके बाद उदय शंकर भट्ट का, फिर नागार्जुन का बलचनमा, श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, राही मासूम रजा का आधा गांव, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर और रांगे राघव का कब तक पुकारूं, ये सारे आंचलिक उपन्यास हैं। ठीक है, इन उपन्यासों के नाम आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ऐसा प्रश्न पेपर में बनता है। अगला उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास के बाद में जो हमने पढ़ना है वो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। जीवन में मनुष्य दो स्तरों पर जीता है, स्थूल और सूक्ष्म, है ना, छोटा और बड़ा। और यूँ भी कह सकते हैं कि मनुष्य के दो रूप होते हैं, क्रियारत मनुष्य तथा विचारगत मनुष्य। क्रियारत मनुष्य मतलब जो कार्य की ओर अग्रसर हो, विचारगत मनुष्य जो विचारों की ओर हो। क्रियारत मनुष्य का जीवन सामान्यतः बाहरी होता है, क्योंकि वो कार्य करता है ना, तथा वह असंभव कार्यों को भी निष्पन्न कर सकता है। जैसे पौराणिक कथाओं में मनुष्य हिमालय को भी हिला सकता है, तो पुराने तिलस्मी उपन्यासों में पात्र हवा में भी तैर सकते हैं। देखिए, ये तो है क्रियारत, जब मतलब वो अपने कार्यों की ओर अग्रसर रहेगा तो कार्य चाहे कैसा भी क्यों ना आ जाए, कितना ही असंभव काम क्यों ना आ जाए। अब जैसे हिमालय को हिलाना कोई संभव काम थोड़ी ना है, लेकिन क्रियारत मनुष्य है, उपन्यासों में उसे दिखाना है, कुछ थोड़ी बहुत कल्पना का सहारा लेकर के हिमालय को भी हिला दिया, है ना, हवा में भी तैरा दिया। किंतु जब मनुष्य विचाररत होता है तो उसका आंतरिक जीवन या मनोलोक सामने आता है। यही मनुष्य का असल रूप होता है। जैसा विचार हम अपने लिए करते हैं, हम वैसे ही होते हैं, और यही हम मनुष्यों का असली रूप है। उपन्यास के विकास के साथ साथ हम देखते हैं कि उपन्यास का क्रियारत मनुष्य धीरे धीरे विचाररत होता गया। जैसे जैसे उपन्यास लेखन अपने क्या कहते हैं उसे, शैशवावस्था से बढ़कर के प्रौढ़ावस्था की ओर जा रहा है, वैसे वैसे क्या हुआ है, उपन्यास जो है पहले क्रियारत था और वो अब कैसा हो रहा है, विचाररत। मतलब पहले वो हिमालय को भी हिला रहा था, और अब असल में जैसा मनुष्य है ना, जैसा उसका असली रूप है, वैसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं। और इस विचाररत मनुष्य का चित्रण जो उपन्यास करता है वही क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। देखिए, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक आप लोगों को मैंने एक बार बताया था ना, साइकोलॉजी याद है आपको, वो साइकोलॉजी जो चीज़ है ना वही मनोविज्ञान है। मतलब मनुष्य जैसा अपने मन में सोच रहा है, जैसा मनुष्य का असली विचार है, असली जैसा उसका रूप होता है, उन सब चीज़ों को जब एक उपन्यासकार उपन्यास में दिखाता है तो वो होते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास। बाह्य से आंतरिक की प्रक्रिया के इस अभियान में अपने बाहरी स्वरूप से अंदर के स्वरूप तक पहुंचने की इस प्रक्रिया के अभियान में उपन्यास कला को 4 सोपानों को पार करना पड़ा। ये तो है नहीं कि उपन्यास जैसे ही आए तो सबसे पहले आते ही मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाने लगे, नहीं। पहले मनुष्य क्रियारत था, धीरे धीरे वो किस ओर बढ़ा, विचाररतता की ओर बढ़ा, और इस विकास के अंतर्गत उसे अपने 4 सोपानों को पार करना पड़ा। कौन कौन से 4 सोपान हैं? औपाख्यानिक उपन्यास, जैसे मुंशी इंशा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी। औपख्यानिक उपन्यास क्या होते हैं? ये वो उपन्यास जिसमें मुख्य कहानी के साथ साथ छोटी छोटी अन्य कहानियाँ या प्रसंग होते हैं ना, वो होते हैं औपाख्यानिक उपन्यास। दूसरा है कथा संगठित, जैसे चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। कथा संगठित का मतलब जहाँ व्यवस्थित रूप से किसी कहानी को दिखाया गया हो ना, मान लो किसी एक व्यक्ति के जीवन को उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति के जीवन को जिसमें दिखाया गया हो, संगठित रूप से कहानी चल रही हो कि वो बच्चा है, फिर बड़ा हुआ, किशोरावस्था की ओर गया, प्रौढ़ावस्था की ओर गया, वृद्धावस्था की ओर गया, ये सारी चीज़ें जो उसे संगठित रूप में कहानी को दिखाए वो होता है कथा संगठित उपन्यास। तीसरा आत्मनिष्ठ उपन्यास, जैसे प्रेमचंद का सेवा सदन। आत्मनिष्ठ उपन्यासों का मतलब होता है कि जो उपन्यास के पात्र होंगे उन उपन्यास के पात्रों में आंतरिक अनुभव जो हैं उन आंतरिक अनुभवों पर केंद्रित होंगे, यह आत्मनिष्ठ उपन्यास। और चौथा है हमारा मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जिसकी चर्चा थोड़ी सी हमने ऊपर की है, और देखिए लिखा भी है ब्रैकेट में, साइकोलॉजिकल नॉवल, जैसे जिनेंद्र का त्यागपत्र और अज्ञेय का शेखर एक जीवनी। ये कैसे उपन्यास हो गए? मनोवैज्ञानिक उपन्यास। अब मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्या है उन्हें थोड़ा डिटेल से देखिए। मनुष्य के अंतर जगत में तरह तरह के विचारों का उत्कर्ष अपकर्ष मतलब उतार चढ़ाव,
संघर्ष, विसंघर्ष, कशमकश, रस्साकसी, विचार मंथन चलता रहता है। अंतर जगत का मतलब है हमारे अंतर मन में। हम लोग भी तो बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे विचारों में ये मंथन होता रहता है, उसी मंथन की बात हो रही है। और उसकी बाहरी क्रियाएं इन्हीं संघातों के स्थूल रूप होते हैं। बड़ा रूप जब लेकर के बाहर आता है तो वो हमारे आंतरिक मन से ही निकला हुआ होता है। अर्थात ये अंतः क्रियाएं जो उसके मन में हो रही है उसके बाहरी व्यवहार को प्रभावित करती है। ये बात बिल्कुल सही है ना बच्चों। जैसा हम लोग अंदर सोच रहे हैं, जैसा हमारे मन में चल रहा है, हमारे अंतः क्रियाओं में चल रहा है, वैसा ही हम अपने बाहरी व्यवहार में भी दिखाते हैं। अगर हमारे अंदर क्रोध है तो अगर बाहर से हल्का सा भी हमें किसी ने कुछ कह दिया तो वो क्रोध जो है वो बाहर निकल के आता है, हमारे बाहरी व्यवहार को प्रभावित करता है। और अगर अंदर से हम दया और स्नेह से भरे हुए हैं, अगर हम लोगों में क्षमा की प्रवृत्ति अंदर से है, तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाह्य वातावरण चाहे कैसा भी हो, हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब अगर अंदर सब कुछ बढ़िया है तो बाहर सब कुछ अच्छा ही होगा। पहले मनुष्य की बाहरी क्रियाओं को उपन्यासों में महत्व दिया जाता था, जैसे हमने पढ़ा है ना, ऊपर क्रियारत होते थे। किंतु वर्तमान युग में मनुष्य के मनोजगत की यात्रा ही उपन्यास का प्रमुख कथन बन गई है। मतलब वर्तमान में क्या हो रहा है, मनुष्य के मन में जो सब कुछ चल रहा है ना, वो सब कुछ उपन्यासों में दिखाया गया है। अंग्रेजी में मेरीडिथ और हेनरी जेम्स ये पाश्चात्य हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की लेखन परंपरा का सूत्रपात किया। ठीक है, ये जो पाश्चात्य विद्वान हैं, पाश्चात्य उपन्यासकार हैं जिन्होंने लिखा, जबकि हिंदी में जनेंद्र और अज्ञे ने, इनके बारे में हमने थोड़ा सा पीछे भी पढ़ लिया ना। पात्रों के चित्रण में जब सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, सूक्ष्म मतलब बहुत ही गहराई से, बहुत ही छोटा, तो इन्हीं चरित्र प्रधान उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है। मतलब उपन्यास में जो पात्र हम लोग ले रहे हैं, उन पात्रों के बारे में छोटे से छोटा अध्ययन, बिल्कुल बारीक से बारीक अध्ययन उनके बारे में, ठीक है, वो अध्ययन जो किया जाएगा, उनका विश्लेषण जो किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा, है ना। और इसी पर लिखा गया उपन्यास क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहलाता है। अब देखिए कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में लेखक प्रमुख रूप से 3 पद्धतियों का प्रयोग करता है। मतलब ये उपन्यास लिखने के लिए जो उपन्यासकार हैं वो 3 पद्धतियों का सहारा लेते हैं। पहली है पूर्व दीप्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैशबैक। पूर्व दीप्ति पात्र पूरी कथा को स्मृति तरंगों से जोड़कर प्रस्तुत करता है, जैसे अज्ञेय के नदी के द्वीप, नरोत्तम नागर के दिन के तारे आदि। सॉरी, ये जो दोनों उपन्यास यहाँ दे रखे हैं, ये फ्लैशबैक शैली यानी पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित है। आपको याद है, आप लोगों की एक कहानी थी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, वो कहानी भी किस पर थी, पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित थी। ठीक है ना। उसमें भी वो लैला सिंह पीछे की बातों को याद करता रहता है ना। तेरी कुड़माई हो गई, याद आया कुछ? वही वही सब कुछ। दूसरी पद्धति जो है वो है चेतना प्रवाह पद्धति। कथा का अनिश्चित रूप से विकास। चेतना प्रवाह का मतलब लगातार चलते रहना, कथा बीच में कहीं भी नहीं रुकनी चाहिए, अनिश्चित रूप से उसका विकास होते रहना चाहिए। जैसे अज्ञेय के शेखर एक जीवनी, प्रभाकर माचवे के परंतु में होता है। मतलब शेखर एक जीवनी और परंतु उपन्यास जो है वो कैसे उपन्यास है, वो उपन्यास जो चेतना प्रवाह पद्धति को अपनाए हुए है। नंबर 3, कथा सूत्रों की अवहेलना। उपन्यास में कोई कथा होती ही नहीं, जैसे गीतांजलि श्री के हमारा शहर उस बरस उपन्यास में अखबारी खबरों के द्वारा उपन्यास रचा गया है। तो ये 3 बातें, पूर्व दीप्ति शैली, चेतना प्रवाह पद्धति और कथा सूत्रों की अवहेलना, इन 3 पद्धतियों का उपयोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार उपन्यास लिखने में करते हैं। इसके बाद है आपके प्रवाहवादी उपन्यास। प्रवाहवादी उपन्यास, प्रवाह का मतलब लगातार निरंतर बहते रहना, वो होता है प्रवाह। कुछ लोगों का मानना रहा है कि जीवन तो आकस्मिक और असंबद्ध घटनाओं का मेला है। आकस्मिक मतलब अचानक होने वाली, असंबद्ध घटनाओं का मेला है। यहाँ कहीं आदि, मध्य और अंत नहीं है, मतलब लगातार हमारा जीवन चलता रहता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। यहाँ कुछ भी
निश्चित नहीं है। सबको पता है ना, हमारे जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता, कब क्या हो जाए, जीवन मरण, खुशी गम, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। सब कुछ प्रवाह में है और हो रहा है, निरंतर चलता रहता है। विधाता ने कहीं भी अपनी सृष्टि को समाप्त स्पर्श नहीं दिया है। मतलब ईश्वर ने नहीं बताया है कि ये सृष्टि जो है वो कहाँ समाप्त होगी। और जब सृष्टि में ही कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है तो उपन्यास में ही पहले कुछ तय कैसे हो सकता है। मतलब जो ईश्वर ने हमारी इस सृष्टि को बनाया है उसमें ही कुछ निश्चित नहीं है, तो बताइए एक उपन्यासकार उपन्यास में पहले से ही सब कुछ कैसे तय करके रख दे। व्यावहारिक बाह्य जगत की कार्य कारणता को हटाकर आंतरिक विचार जगत की अनुक्रमता की प्रतिष्ठा हुई और चेतना प्रवाही उपन्यास का जन्म हुआ। मतलब जो बाह्य का काम था, जो बाह्य जगत था उसे हटा दिया, जो आंतरिक चेतना थी उसको बाहर निकाल करके लाए और इस आंतरिक चेतना के आधार पर ही चेतना प्रवाही उपन्यासों का जन्म हुआ, जो एक तरह से दीवा स्वप्न मग्न मस्तिष्क उत्पन्न साहसिक उपन्यासों का ही रूप है। दीवा स्वप्न मतलब जागते हुए सपने देखना, है ना। जैसे अभी भी आप में से कुछ बच्चे हैं जो देख रहे हैं, मतलब ध्यान उनका जरूर स्क्रीन पर है लेकिन फिर भी वो दीवा स्वप्नों में खोए हुए हैं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने प्रवाहवादी उपन्यासों के विषय में लिखा है, चेतना प्रवाह मनोविज्ञान का शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने करते हुए कहा था। चेतना छोटे मोटे टुकड़ों में विभक्त होकर उपस्थित नहीं होती, वह प्रवाहमयी होती है। मतलब जो व्यक्ति जागृत अवस्था में है वो होती है चेतना। चेतना मतलब जागृत अवस्था, तो जो जागृत अवस्था में है तो वो ऐसे टुकड़ों में थोड़ी ना जाग रहा है, वो लगातार निरंतर जाग रहा है। और जागने का मतलब ये नहीं कि अभी हम सो रहे थे और अभी हम उठ करके जाग रहे। जागने का मतलब है कि एकदम अलर्ट रहना, एकदम चेतना में रहना, सब कुछ हमें हमारे दिमाग के हिसाब से सब कुछ सोचते हुए विचारते हुए कार्यों को करना। हिंदी में प्रभाकर माचवे का परंतु, पीछे भी आया है ना ये प्रभाकर माचवे का परंतु, ठीक है, मनोवैज्ञानिकों में। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है पर अज्ञेय जनेन्द्र तथा भगवती प्रसाद वाजपेयी के चलते चलते उपन्यासों में भी इस पद्धति का प्रयोग मिलता है। किन किन के उपन्यासों में इसका प्रयोग मिलता है? अज्ञेय जनेन्द्र और भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है ना। और इनके साथ साथ ये प्रभाकर माचवे का नाम तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और ये जो परंतु उपन्यास है ना प्रभाकर माचवे का, जो हम प्रवाहवादी उपन्यास में पढ़ रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास में भी आता है। इसमें स्वगतोक्तियों की भरमार होती है। स्वगतोक्तियों का मतलब है स्वयं की कही गई उक्तियाँ, और चेतना की उस स्तर के भावों की अभिव्यक्ति की जाती है जो अभी शाब्दिक रूप धारण नहीं कर पाए। अतः यहाँ की भाषा व्याकरण के नियमों की पाबंदी से मुक्त होती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जेम्स जॉयस के यूलिसिस के अंतिम 50 पृष्ठ हैं, जिनमें कहीं कहीं विराम चिन्ह, कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं, भाषा की बोधगम्यता की कोई परवाह नहीं, भाषा तात्कालिक भावोन्मत्त के दबाव के कारण गढ़ ली गई है। ठीक है, ये आपका था प्रवाहवादी उपन्यास। इसके अलावा भी आप लोगों को पता है उपाख्यानात्मक उपन्यास, धार्मिक उपन्यास, वैज्ञानिक उपन्यास और समसामयिक उपन्यास आदि अनेक प्रकार के उपन्यास हो सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों के उपन्यासों के प्रकार जो हैं वो ख़त्म होते हैं। उपन्यासों के प्रकार ये 2-3 ही थे जो इसमें बचे थे इस क्लास के लिए, इसीलिए इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ आज ही मैं एक वीडियो और एक क्लास और अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जिसमें आगे के उपन्यास, जिसमें उपन्यास का रचना विधान, जिसमें हम लोग रचना विधान मतलब उपन्यास के तत्व, उपन्यास के तत्व जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने उपन्यास का अर्थ, उसकी परिभाषा और उपन्यास के प्रकार, ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। आगे जो पढ़ेंगे वो उपन्यास के तत्व हैं। यहाँ तक आप बच्चे बताइए कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। आप लोग वीडियो देखने के बाद में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, आप लोग इस क्लास में और क्या सुधार चाहते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।